गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कार्ल मार्क्स के ऐतिहासिक भौतिकवाद की चर्चा करेंगे कि मार्क्स की जो पिछली वीडियो में हमने मार्क्स की जीवनी का और उनका जो लाइफ स्केच था वो देखा। मार्क्स की कृतियाँ देखी थी हमने। मार्क्स जर्मन के थे, इस पर स्टडी की थी हमने। मार्क्स का जन्म 1818 में हुआ था। तो हमने मार्क्स पे वहाँ उस समय की सामाजिक परिस्थितियाँ क्या थी जिस पर मार्क्स का प्रभाव पड़ा, जिन पर, तो ये सब हमने देखा था। आज हम क्या देखेंगे? मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकवाद। मार्क्स द्वारा प्रस्तुत एक महत्वपूर्ण सिद्धांत इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या या आर्थिक व्याख्या है, जिसे ऐतिहासिक भौतिकवाद कहा जाता है। मार्क्स ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद की सहायता से अपने समाजवाद को एक वैज्ञानिक निश्चयात्मकता प्रदान की और इसका प्रयोग ऐतिहासिक एवं सामाजिक विकास की व्याख्या करने के लिए किया। इतिहास की द्वंद्वात्मक भौतिकवादी व्याख्या को ही उसने ऐतिहासिक भौतिकवाद या इतिहास की भौतिक व्याख्या का नाम दिया। मार्क्स द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धांत के नामकरण पर विचार प्रकट करते हुए प्रोफेसर वेपर ने लिखा है, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या के सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स ने जो बात कही उसके लिए यह नाम भ्रमपूर्ण है। तो हमने देखा कि मार्क्स ने अपने ऐतिहासिक भौतिकवाद को क्या नाम दिया, अपने इस सिद्धांत को, और विद्वानों के द्वारा इस पर क्या कहा गया। इस सिद्धांत के अंतर्गत मार्क्स ने सामाजिक परिवर्तन की बात करते हुए कहा कि यह परिवर्तन आर्थिक कारणों से होता है। अतः मार्क्स के सिद्धांत का नाम इतिहास की आर्थिक व्याख्या होना चाहिए। तो अब हम आगे अध्ययन करेंगे कि जो ऐतिहासिक भौतिकवाद है, जो मार्क्स ने इतिहास की व्याख्या की, उनका जो प्रमुख आधार था वो आर्थिक ही था। इतिहास की भौतिकवादी अवधारणा का प्रयोग मार्क्स ने अपने वैज्ञानिक समाजवाद के प्रतिपादन एवं पुष्टि की दृष्टि से किया। मार्क्स से पूर्व इतिहास की व्याख्या आदर्शवादी दृष्टिकोण के आधार पर की जाती थी। उदाहरण के लिए अगस्ट कॉम्ट ने मानव के भौतिक विकास के आधार पर समाज के विकास को भी 3 स्तरों में विभाजित किया। इसी प्रकार से हीगल ने भी मानवीय इतिहास को विचारों का इतिहास माना। मार्क्स ने इन विचारों का खंडन किया। उसने हीगल से भिन्न अपने विचारों को भौतिकवादी जामा पहनाया तथा इतिहास की आर्थिक या भौतिक व्याख्या प्रस्तुत की। हीगल मानते हैं कि संपूर्ण जगत में एक निरपेक्ष विचार की अभिव्यक्ति होती है तथा विचारों में परिवर्तन होने पर ही इतिहास एवं समाज में भी परिवर्तन आता है। मार्क्स ने हीगल के विपरीत ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या भौतिक पदार्थों के आधार पर की है। वे कहते हैं विचार पर्यावरण को प्रभावित नहीं करते, वरन पर्यावरण ही विचारों को प्रभावित करता है। ऐतिहासिक भौतिकवाद की मुख्य बातों का उल्लेख मार्क्स ने अपनी प्रसिद्ध कृति जर्मन आइडियोलॉजी में किया। मार्क्स ने या जर्मन विचारधारा में मार्क्स उन इतिहासकारों से सहमत नहीं है जो मानते हैं कि इतिहास कुछ महान और विशेष व्यक्तियों के कार्यों का परिणाम है। वह इस मत से भी सहमत नहीं है कि प्राकृतिक या भौगोलिक पर्यावरण ही मानव के सामाजिक जीवन और विकास के लिए उत्तरदायी है। यद्यपि इनका प्रभाव मानव जीवन पर पड़ता है, किंतु इन्हें निर्णायक कारक नहीं कह सकते। इसी प्रकार से जनसंख्यात्मक कारक भी वास्तविक कारक नहीं है जो इतिहास और मानव के सामाजिक जीवन को तय करते हैं। मार्क्स कहता है कि वास्तविक कारक तो आर्थिक कारक है जो इतिहास को बनाते हैं। मार्क्स के विचार में इतिहास राजा महाराजा, रानी महारानियों तथा सेनापतियों प्रजापतियों की कहानी और उनकी गाथाओं का गान मात्र नहीं है। उनके अनुसार इतिहास की सभी घटनाएं आर्थिक अवस्था में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम मात्र हैं। इसी को उन्होंने प्रमुख आधार माना आर्थिकी को। किसी समाज, कोई भी राजनीतिक संगठन और उसकी न्याय व्यवस्था को समझने के लिए उसके आर्थिक ढांचे का ज्ञान मात्र करना नितांत आवश्यक है। मानवीय क्रियाएं नैतिकता, धर्म, प्रकृति, जनसंख्या और राष्ट्रीयता से प्रभावित नहीं होती, वरन केवल आर्थिक कारकों से ही प्रभावित होती हैं। मार्क्स के शब्दों में सभी सामाजिक, राजनीतिक तथा बौद्धिक संबंध, सभी धार्मिक तथा कानूनी पद्धतियां, सभी बौद्धिक दृष्टिकोण जो इतिहास के विकास क्रम में जन्म लेते हैं, वे सब जीवन की भौतिक अवस्थाओं से उत्पन्न होते हैं। मार्क्स के भौतिकवाद की मुख्य सामग्री मानव तथा उसके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले वे यंत्र हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपना पोषण करता है। मार्क्स से पूर्व हॉब्स भी भौतिकवादी था, परंतु उसका भौतिकवाद यांत्रिक होने के स्थान पर दार्शनिक अधिक था। लॉक ने संपत्ति को मुख्य केंद्र माना, परंतु उसने उत्पादक क्रियाओं के स्थान पर वैध स्वामित्व पर बल दिया। हीगल और टॉकविले ने भी मानव के मनोविज्ञान पर औद्योगिक संगठन के प्रभाव को अंकित तो किया, परंतु उन्होंने उसे अपने सिद्धांत का केंद्र नहीं माना। मार्क्स और एंजल्स पहले 2 दार्शनिक हैं जिन्होंने यंत्रों की निर्धारित करने की क्षमता को महत्व दिया। इन्होंने आर्थिक अवस्थाओं को महत्वपूर्ण बताकर
उनकी अन्य अवस्थाओं जैसे सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक आदि अवस्थाओं पर प्रभाव डालने तथा उनको निर्धारित करने की क्षमता पर बल दिया। मार्क्स की ऐतिहासिक भौतिकवाद की इस महान खोज ने विश्व इतिहास के समस्त दृष्टिकोण में वास्तविक क्रांति ला दी। उसने एक झटके के साथ मोड़ दिया। इस खोज ने इतिहास को एक विज्ञान बना दिया। मार्क्स ने अपने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में समस्त मानवीय इतिहास की दो आधारभूत बातों का उल्लेख किया: जीवित रहने के साधन और संतानों को जन्म देने या प्रजनन। मार्क्स ने ऐतिहासिक भौतिकवाद या आर्थिक निर्धारणवाद के प्रमुख पहलुओं को हम इस प्रकार व्यक्त कर सकते हैं: भौतिक मूल्यों की आवश्यकता। मानव ही इतिहास का निर्माता है। वह इतिहास का निर्माण तभी कर सकता है जब उसका जीवन और अस्तित्व बना रहे। मानव के अस्तित्व और जीवन के लिए ज़रूरी है कि उसे भोजन, वस्त्र और आवास की सुविधाएं प्राप्त हो, जिन्हें मार्क्स आवश्यक भौतिक मूल्य कहता है। भोजन, वस्त्र एवं आवास अर्थात भौतिक मूल्यों को जुटाने के लिए मानव को उत्पादन करना होता है। उत्पादन का कार्य उत्पादन प्रणालियों पर निर्भर है। इस उत्पादन प्रणाली में हम उत्पादन के औजार, श्रम, उत्पादन की शक्ति और कौशल को गिनते हैं। एक उत्पादन प्रणाली एक विशेष प्रकार के संबंधों को जन्म देती है जो कि दूसरे प्रकार की उत्पादन प्रणाली से भिन्न होते हैं। उत्पादन प्रणाली और उत्पादन शक्ति ही मानव के सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व बौद्धिक जीवन की क्रियाओं को तय करती है। उसी पर मानव की सरकार, कानून, कला, साहित्य और धर्म का स्वरूप निर्भर होता है। जब उत्पादन प्रणाली और उत्पादन की शक्ति में परिवर्तन होता है तो मानव की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक सभी क्रियाओं में परिवर्तन आता है। यही कारण है कि जब हस्तचलित यंत्र थे तो सामंतवादी समाज था, और जब आपका वाष्प चलित या आधुनिक मशीनें आ गई तो आपके पूंजीवाद को जन्म मिला। उत्पादन प्रणाली व उत्पादन की शक्ति में परिवर्तन द्वंद्ववाद की प्रक्रिया से होता है, और तब तक होता है जब तक कि उत्पादन की सर्वश्रेष्ठ अवस्था नहीं आ जाती। यह अवस्था समाजवाद की स्थापना पर ही आती है, जो इतिहास के विकास का अंतिम चरण है। इस तरह मार्क्स का ऐतिहासिक भौतिकवाद वेपर के शब्दों में एक आशावादी सिद्धांत है जिसमें मानव की विजय होती है। मार्क्स भी हीगल की भांति इतिहास की अनिवार्यता में विश्वास करते हैं। वे मानते हैं कि इतिहास का निर्माण मनुष्यों के प्रयत्नों से सर्वथा स्वतंत्र रूप में होता है। इतिहास के प्रवाह को मानवीय प्रयत्नों द्वारा रोका नहीं जा सकता। इस प्रवाह में विभिन्न युगों के उत्पादन की शक्तियों के अनुकूल जिस प्रकार के संबंधों की आवश्यकता होगी वे अवश्य अवतरित होंगे। मार्क्स यह मानते हैं कि इतिहास की प्रत्येक अवस्था वर्ग संघर्ष का इतिहास है। इतिहास की प्रत्येक घटना, प्रत्येक परिवर्तन आर्थिक शक्तियों का परिणाम है। मार्क्स ने उत्पादन संबंधों एवं आर्थिक प्रणालियों के आधार पर इतिहास को 5 युगों में बांटा: आदिम साम्यवादी युग, दासत्व युग, सामंतवादी युग, पूंजीवादी युग और समाजवादी युग। पहला आदिम साम्यवादी युग। यह इतिहास का प्रारंभिक युग था। इस युग में पत्थर के औजार और धनुष्मान उत्पादन के मुख्य साधन थे। मानव मछली मारकर, शिकार करके और कंदमूल एकत्रित करके जीवन यापन करता था। उत्पादन के साधनों पर सामूहिक स्वामित्व था। निजी संपत्ति जैसी कोई चीज़ नहीं थी। सब समान थे। शोषण की स्थिति नहीं थी। इसलिए मार्क्स इसे साम्यवादी अवस्था कहता था। दासत्व युग। धीरे धीरे भौतिक परिस्थितियों में परिवर्तन हुआ। अब व्यक्ति पशुपालन एवं कृषि कार्य करने लगा। दस्तकारी का उदय हुआ। निजी संपत्ति के विचार ने जन्म लिया और श्रम विभाजन पनपा। जिन व्यक्तियों का भूमि और उत्पादन के साधनों पर अधिकार था वे दूसरे को अपना दास बनाकर उनसे बलपूर्वक काम कराने लगे। इस प्रकार दासत्व युग में स्वतंत्रता और समानता समाप्त हो गई। समाज में स्वामी और दास 2 वर्ग बने तथा दासों का शोषण प्रारंभ हुआ और वर्ग संघर्ष होने लगा। सामंतवादी युग। इस युग में उत्पादन के साधनों पर राजाओं और सामंतों का अधिकार हो गया, विशेषतः भूमि पर। छोटे छोटे किसान, जिन्हें अर्ध किसान कहा जाता था, सामंतों से भूमि लेकर उस पर खेती करते थे। किसान दास तो न थे, किंतु उन पर कई नियंत्रण लाद दिए गए। उन्हें सामंतों के यहाँ बेगार में खेती करनी होती थी और युद्ध के समय उनकी सेना में सिपाही के रूप में लड़ना पड़ता था। इन सब के बदले में सामंत उन्हें निर्वाह के लिए कुछ वेतन या भूमि दे देता था। इस युग में शोषण भयंकर था, अतः शोषक और शोषितों में वर्ग संघर्ष निरंतर चलता रहा। पूंजीवादी युग। इस युग का प्रादुर्भाव औद्योगिक क्रांति से शुरू हुआ, जिसने उत्पादन के साधनों में आमूलचूल परिवर्तन ला दिए। पूंजीपति उत्पादन के नवीन साधनों जैसे कारखानों एवं मशीनों का स्वामी हो गया और श्रमिकों द्वारा उत्पादन का कार्य कराने लगा। अब उत्पादन बड़ी मात्रा में और तीव्र गति से होने लगा। छोटे छोटे उद्योग धंधे नष्ट हो गए क्योंकि वे कारखानों में बने माल से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते थे।
अतः कुटीर उद्योगों में लगे व्यक्ति भी कारखानों में श्रमिक के रूप में सम्मिलित हो गए। इस प्रकार समाज की संपत्ति मुट्ठी भर पूंजीपतियों के हाथों में केंद्रित हो गई और समाज में दो वर्ग पनपे, पूंजीपति और श्रमिक, और अपने अपने हितों को लेकर इनमें परस्पर संघर्ष रहा। इस युग में श्रमिकों का शोषण अन्य युगों से तीव्र हुआ। पूंजीवादी व्यवस्था के अनुसार ही राज्य व्यवस्था, कला, नैतिकता, साहित्य और दर्शन में भी परिवर्तन हुआ। फिफ्थ है समाजवादी युग। पूंजीपतियों के शोषण को समाप्त करने के लिए श्रमिक वर्ग में चेतना आएगी। वे क्रांति करेंगे और पूंजीपतियों को उखाड़ फेंकेंगे। इस संघर्ष में श्रमिक ही विजय होंगे। वे समाजवाद की स्थापना करेंगे और श्रमिकों का अधिनायकत्व कायम होगा। उत्पादन के साधनों पर राज्य का सामूहिक अधिकार होगा। तब शोषक और शोषित नहीं होंगे और वर्ग विहीन समाज की स्थापना होगी। इस युग में व्यक्ति को अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करना होगा और उन्हें आवश्यकता के अनुरूप वस्तुएं मिलेंगी। मार्क्स के समाजवादी समाज की अवस्था रूस, चीन और यूरोपीय देशों में आई है, शेष में नहीं। मार्क्स इतिहास की आर्थिक व्याख्या के आधार पर पूंजीवाद का अंत और साम्यवाद के आगमन की संभावना व्यक्त करता है। वह कहता है कि प्रत्येक युग में कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनके पास उत्पादन के साधन होते हैं और शेष साधन विहीन। इन दोनों वर्गों में सदैव संघर्ष होता रहा है, जो साम्यवादी युग में आकर समाप्त हो जाता है और वर्ग विहीन समाज की स्थापना हो जाती है। तो अपने इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या में की व्याख्या का जो उनका आधार रहा वो आर्थिक ही रहा। उन्होंने कहा कि प्रत्येक समाज में जो परिवर्तन है, इतिहासों का हम सभी समाजों का इतिहास देखें तो हम देखेंगे कि आर्थिकी के इर्द गिर्द रहा। इसी आधार पर उन्होंने इतिहास समाजों के इतिहास की जो व्याख्या की उसमें 5 युग बताए। पहला उनका था आदिम साम्यवादी युग। इसमें वो कहते हैं कि किसी प्रकार का कोई दास नहीं था, कोई स्वामी नहीं था, सब इक्वल थे। सेकंड दासत्व युग में वो कहते हैं कि 2 वर्ग पनपे, एक स्वामी और दूसरा दास। थर्ड वो कहते हैं सामंतवादी युग। सामंतवादी युग में वो कहते हैं कि पुनः 2 वर्ग थे, एक सामंत था और दूसरा वे व्यक्ति थे जिनके पास भूमि नहीं थी। चौथा वो कहते हैं पूंजीवादी युग। इसमें वो कहते हैं पूंजीपति और श्रमिक 2 वर्ग बने। समाजवादी युग वो कहते हैं कि समाज के विकास की एक ऐसी अवस्था होगी जिसमें कोई वर्ग नहीं होगा बोलते हैं, संघर्ष भी नहीं होगा, श्रमिकों की विजय होगी और श्रमिकों का ही अधिनायकत्व होगा। मार्क्स के इस ऐतिहासिक भौतिकवाद की कई बिंदुओं के आधार पर आलोचना भी हुई। पहला है कि इन्होंने आर्थिक तत्व पर अत्यधिक और अनावश्यक बल दिया। मार्क्स ने सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक एवं वैधानिक ढांचे में परिवर्तन के लिए केवल आर्थिक तत्व को ही उत्तरदायी माना, जो अतिशयोक्तिपूर्ण है। उसने भौगोलिक, जनसंख्यात्मक और सामाजिक तत्वों की अवहेलना की, जबकि इन सभी का सामाजिक परिवर्तन लाने में महत्वपूर्ण हाथ होता है। तो हम ये नहीं कह सकते कि केवल समाज में जो परिवर्तन आएगा केवल आर्थिकी के माध्यम से ही होता है। अन्य कारक भी होते हैं, आपका प्रौद्योगिकी है, जनसंख्यात्मक है, आर्थिक है, सामाजिक है। ये सभी कारक आपके समाज में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होते हैं। इन्होंने सेकंड इनका जो पॉइंट है, आर्थिक आधार पर सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या असंभव है। मार्क्स ने सभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या आर्थिक तत्वों के आधार पर की, किंतु ये उचित नहीं। हम अनेक भारतीय इतिहास में हम अनेक घटनाएं ऐसी देखते हैं जिनका आर्थिकी के साथ कोई इतना संबंध नहीं था। आपका भारत विभाजन हुआ, आपका मराठों का पतन हुआ, आपकी और कई ऐसी समाज इतिहास में घटनाएं हैं जिनको हम केवल आर्थिकी के आधार पर स्पष्ट नहीं कर सकते। इतिहास के कालक्रम अनुपयुक्त हैं। मार्क्स ने मानव इतिहास को 5 युगों में बांटा। उनके इस क्रम से कई विद्वान सहमत हैं। वे पूंजीवाद के बाद साम्यवादी युग आने की बात कहते हैं, किंतु रूस और चीन में जहाँ साम्यवाद है वहाँ उसी प्रकार के पूंजीवादी युग के बाद नहीं आए जिसकी कल्पना मार्क्स ने की थी। ये दोनों ही कृषि प्रधान देश थे, ना कि औद्योगिक दृष्टि से पूर्ण विकसित। इतिहास का राज्यविहीन समाज पर आकर रुकना संभव नहीं है। मार्क्स ये कहते हैं कि इतिहास का विकास राज्यविहीन समाज पर के निर्माण पर आकर रुक जाएगा। परिवर्तन तो प्रकृति का शाश्वत नियम है। तो फिर क्या इतिहास का, जब हम साम्यवादी युग की बात करते हैं तो इसके बाद क्या इतिहास परिवर्तित नहीं होगा? क्या परिवर्तन रुक जाएगा? तो परिवर्तन तो कभी नहीं रुकता, परिवर्तन हमेशा समाज में होता रहता है। आगे मार्क्स का यह कहना भी उपयुक्त नहीं कि आर्थिक शक्ति के द्वारा ही राजनीतिक शक्ति प्राप्त होती है। कई बार स्थिति इसके विपरीत भी हो जाती है। तो इस प्रकार हमने मार्क्स के इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या का अध्ययन किया कि वो अपने भौतिकवादी व्याख्या में उन्होंने आर्थिक तत्व को कितना अधिक महत्व दिया। उन्होंने जो इतिहास की समाजों की जो इतिहास की व्याख्या की उसमें भी उन्होंने आर्थिक तत्व को ज़्यादा महत्व दिया। उन्होंने इतिहास में समाज के विकास के समाज के 5 स्वरूपों की बात की: साम्यवादी, दासत्व, सामंतवादी, पूंजीवादी
और समाजवादी युग, इन सभी में वो आप देखते हैं कि आर्थिक आधार पर परिवर्तन की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे आपकी उत्पादन प्रणाली होगी उसी प्रकार की आपके ऊपर की सभी संस्थाएं होंगी। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। क्या हम एक ही कारक को परिवर्तन का कारक मान सकते हैं? तो क्या अन्य जो कारक आपके परिवर्तन में अहम भूमिका निभाते हैं, क्या हमें उनकी भूमिका को नकारना होगा? तो ऐसा नहीं है। और एक इनकी आलोचना ये हुई कि इन्होंने केवल साम्यवाद के बाद इन्होंने कोई अगली अवस्था की बात नहीं की। तो क्या साम्यवाद के बाद परिवर्तन नहीं होगा समाज में? इस बिंदु पर भी विद्वानों द्वारा इनकी आलोचना की गई। तो आज हमने मार्क्स के इस इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या को देखा। इसको आप अच्छे से पढ़िएगा और इसके संबंधित कई क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं कि इतिहास की जो भौतिकवादी व्याख्या है वो मार्क्स के द्वारा अपनी किस पुस्तक में दी गई। तो आपकी किस पुस्तक में दी गई? जर्मन आइडियोलॉजी नामक पुस्तक में उनके द्वारा अपने इस सिद्धांत की व्याख्या की गई। तो इतिहास की जो उनकी व्याख्या है उसका प्रमुख आधार क्या है, ये पूछा जाता है। तो उसका प्रमुख आधार आर्थिकी है। आर्थिकी के आधार पर इन्होंने इतिहास की व्याख्या की। दूसरा, ये जर्मन के थे, ये आप ध्यान रखिएगा। इनका बर्थ ईयर इनकी 1818 से 1883 है। इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, जर्मन आइडियोलॉजी है, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो है, एंजल्स के साथ मिलकर इन्होंने कौन कौन सी पुस्तकें लिखी, इनका भी आपको अध्ययन करना होगा। धन्यवाद।